अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, बात करें पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से, तो इंतखाबात की तारीख क्या होगी, ये एक सवाल था जो बार बार उठाया जा रहा था और कहा जा रहा था, इसी से जोड़कर ये बात कही जा रही थी कि शायद अभी भी कोई जो है वो अनसर्टेनिटी बाकी है, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन की एक प्रेस रिलीज जो कि आज आई है, उससे मेरा ख्याल है जो फर्दर कोई अबहाम थे वो भी क्लियर हो जाने चाहिए। इलेक्शन कमीशन की तरफ से वाज़ेह तौर पर कह दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान में आम इंतखाबात करवा दिए जाएंगे। जब हम बात करते हैं इंतखाबात की, तो एक एक्सपेक्टेशन ये थी कि इलेक्शन की तारीख के ऐलान से पहले ही शेर जो है वो आके धाड़ेगा। अब शेर की धाड़ की अगर बात करें तो तारीख तो एक हमारे सामने इस वक्त मौजूद है कि 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके हवाले से अगर मैं बात करूं तो मैं देख रही हूं कि फिर से एक डिबेट है, उसका आगाज हो गया है कि क्या मियां साहब वापस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब अभी कुछ अर्सा पहले ही वापस आए हैं, बल्कि आई थिंक 24 आवर्स पहले जो है वो तकरीबन वापस आए थे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब से तवील मुशावरत करने के बाद। और अब हमने देखा कि अचानक से सरप्राइज मूव वो फिर से वापस लंदन रवाना हो गए और इस दफा जाते हुए साथ मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी साथ ले गए हैं। क्या ऐसी बैठक है जिसको करने की इतनी अशद जरूरत पेश आई इस वक्त के ऊपर? जो कारकुन है नून लीग का, वो शायद बहुत एक्साइटेड था कि मियां साहब की वापसी की तैयारी जो है उसका आगाज कर देना चाहिए। क्या उसके ऊपर उस एक्साइटमेंट को थोड़ा सा डल नहीं कर दिया इस मूव से? थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। जावेद लतीफ साहब का एक बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड सा बयान कल सामने आया, उसको लेकर भी ये कहा जा रहा है कि नून लीग के कारकुन के जो जज्बात हैं शायद वो थोड़े से उससे अब दब जाएंगे कि मियां साहब का जो एक फकीदुल मिसाल इस्तकबाल सुना था कि किया जाएगा, जुलूस की सूरत में मियां साहब को लेकर आगे चला जाएगा, उन्होंने वो सारी जो उम्मीदें हैं वो उन पे पानी फेर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, शादियों का सीजन है, हम चाहते नहीं है कि लोग डिस्टर्ब हो, इसलिए अब एक जलसा होगा मीनारे पाकिस्तान के पास, लेकिन हम जुलूस की सूरत में मियां साहब को लेकर नहीं निकलेंगे। नाकिदीन उसको लेकर भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। डेफिनेटली उसके बहुत सारे एंगल्स हैं जिन पर बात की जा रही है। इन सभी इशूज पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर सियासतदान है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन सबसे पहले मियां साहब क्यों चले गए वापस? बिल्कुल 24 मेरे ख्याल घंटे के अंदर उन्होंने दोबारा जी छोटे मियां साहब। मुझे इसका कुछ पता नहीं है, यकीनन कोई अहम बात होगी, कोई अहम वजह होगी उसकी, चूंकि मेरे इल्म में नहीं है तो मैं उस पर कोई रोशनी डाल नहीं सकता। मीटिंग्स की भी क्या सराहियां कि कोई मीटिंग हुई है यहाँ पे, कोई पैगाम है जिसको पहुंचाना मकसूद है? क्या सराहियां, अफवाहें, अंदाजे, टेबल स्टोरीज, ये तो अब हमारा कल्चर बन गया है। इसमें क्या सच है क्या झूठ है इसकी तमीज़ करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोई मिस्ट्री इसमें ऐसी नहीं है जिसकी तरफ जाया जाए। मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी अहम बात होगी जो वो खुद उनसे शेयर करना चाहते होंगे और लेटली शायद उनके इल्म में आई हो। तो लेकिन इसमें से कोई बहुत ज्यादा सियासी बसीरत भी है ना, कोई एक आपकी अंडरस्टैंडिंग की क्या जरूरत? और फिर ऑप्टिक्स के लिए एज अ पार्टी लीडर ऑल्सो आप कैसे देखते हैं कि ये कैसा है? अच्छा, एक तो वो खुद तो गए मरियम साहिबा जो कि जरा एक्टिव दिखाई दे रही थी, उन्हें भी ले गए। मरियम साहिबा का प्रोग्राम तो अपना था और पहले से था। उनका प्रोग्राम तो अभी शहबाज साहब लंदन में थे तो अनाउंस हो गया था, डेट्स भी अनाउंस हो गई थी कि फलान डेट को उन्होंने जाना है। उनकी बच्ची की एडमिशन का भी इशू है, तो उसको इससे तो ना रिलेट करें कि वो उन्हें साथ लेके गए हैं या मरियम इन्हें साथ लेके गए। ठीक है, उनका अपना प्रोग्राम था। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके आने के बाद फौरन इनका जाना, इसकी कोई वजह यकीनन होनी चाहिए जो मेरे इल्म में नहीं है। अब इसको अगर कोई इस तरह से जोड़े कि शायद मियां साहब की वापसी आना थोड़ा मुश्किल है, बड़े मियां साहब की बात कर रही हूँ, शायद उस तरह के कोई मामलात हैं जिनको तय करने के लिए गए हैं, तो क्या ये दुरुस्त होगा? आई मीन मैं सिर्फ अंडरस्टैंड ये करना चाहती हूँ कि कितनी क्लैरिटी है इस बात के ऊपर कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं किस अक्टूबर को? जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है, मेरा मियां साहब से रब्ता रहता है, आज भी रब्ता हुआ है, उसमें कोई अबाम नहीं होना चाहिए। वो इंशाल्लाह आ रहे हैं 21 तारीख को, अपने प्रोग्राम पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक आ रहे हैं। और शहबाज साहब का जाना या यहाँ कोई जो डेवलपमेंट्स जिनका रेफरेंस लोग दे रहे हैं जी के नैब के केसेस खुल गए हैं या फलां चीज़ हो गई है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके प्रोग्राम में। वो उनका प्रोग्राम 21 को आने का है, वो आएंगे। और ये भी बहुत पहले से तयशुदा बात है कि वो जो लाहौर का हवाई अड्डा है उसके गिरदो नवा में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा बड़ा मैदान भी नहीं है जहाँ वो जगह को जलसा किया जा सके। और सड़कों पे वो लोगों को लाने से गुरेजा हैं। लिहाजा उनका प्रोग्राम यही था कि वो वहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए चले जाएंगे मीनारे पाकिस्तान और वहाँ लोगों का इज्तिमा होगा, वहीं लोग उन्हें रिसीव करेंगे, वहीं वो लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और एक जलसा आम भी हो जाएगा, इस्तकबाल भी हो जाएगा।
लेकिन सड़क के ऊपर उन्हें तवील रास्ते पे लेके जाने का प्रोग्राम पहले से नहीं था। नहीं, वैसे ही आपसे पहली दफा सुन रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब और एक दो लोग और भी हैं, वो तो पता नहीं 10 लाख लोग सड़कों पे निकलेंगे। सड़कों पे ज़रा सड़कों पे निकल के ही पहुंचेंगे ना। हाँ, नहीं, लेकिन उनका था कि इस्तकबाल हम काफिला लेके जाएंगे, फकीदुल मिसाल जो है वो जुलूस होगा जो चलेगा, मिसाल ही होगा इंशाल्लाह। लेकिन ये इस तरह नहीं है कि वो लोग एयरपोर्ट पे जाएंगे और वहां से उन्हें किसी गाड़ी में लेके जाएंगे, ऐसा नहीं है प्रोग्राम। जो फकीदुल मिसाल इंशाल्लाह होना है वो मीनार पाकिस्तान में होना है और लोगों का बड़ा इज्तिमा होगा। और जहाँ तक सड़कों का ताल्लुक है, ज़रा वो सड़कों पे चल के ही जाएंगे। हाँ, तो मतलब अब फिर सड़कों पे कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब ने जो हवाला दिया, उन्होंने कहा शादियों का सीजन है, हम लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो उसको लेकर भी खासी फिर बात की गई कि मेरी मालूमात के मुताबिक तो ये प्रोग्राम बहुत पहले से तय था, इसमें कोई अचानक कोई तब्दीली नहीं आई। अच्छा, आपने बहुत कैजुअल पासिंग रिमार्क के अंदर कहा कि नैब के लिए लोग कह रहे हैं, आप लोगों के लिए कोई कंसर्न नहीं है ये जो अभी मामला हुआ है, जिस तरह से स्ट्राइक डाउन हुआ है? मेरा ख्याल है कोई कंसर्न नहीं है। जो बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं, बरसों पहले से कोई चीज़ हुई है, मियाँ साहब पे जी के शरीफ साहब के असासे, उनके जो वालिद मोहतरम के असासे हैं, वहाँ से लेके, तो अगर कोई कुरेद बाकी है, कोई चीज़, कोई सुराग रसानी बाकी है, वो भी कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, लेकिन आप लोगों की कैंपेन को किस तरह से सर्व करेगा ये सारा मामला, क्योंकि एक बड़ी डोमिनेंट राय इस वक्त ये है कि मियाँ साहब वापस आएंगे तो उनको दोबारा जेल का सामना करना पड़ेगा। देखिए, एक तो ये तासुर के जी PMLN की हुकूमत है, जो पीपल्स पार्टी के, तो मैं आती, वो तो बड़ा स्ट्रॉन्ग तासुर है, आएंगे उस पे। एक तो उस तासुर का इजाला होगा कि जी हमारी हुकूमत नहीं है, हम पेशियां भुगत रहे हैं, हमारे केसेस खुल गए हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां बहुत पहले खड़े थे। नंबर एक, इस तासुर का तो इजाला हो जाएगा ना। नंबर दो ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना लीडर्स के, ये लीडर्स की कैंपेन को तकवीयत देती है, ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाती, उसे और बूस्ट करती हैं, उसका कारकुन और पुख्ता होता है। तीसरी बात जो आपने कही कि जी क्या मियाँ साहब को जेल नहीं जाना पड़ेगा, तो मियाँ साहब के लिए जेल जाना तो अब कोई नई बात नहीं है। उनकी सियासत का एक खातरखा अरसा जेलों में भी गुजरा है, बेशतर जलावतनी में भी गुजरा है, और जो हुकूमत में भी वो रहे हैं, तो उनके लिए जिस तरह की मुश्किलात पैदा की जाती रही हैं, मुझे याद है कि जब उन्हें सज़ा हुई थी और मरियम भी थी और मियाँ साहब भी थे और मैं भी उनके साथ था, हम तीन ही थे जो लंदन से आए, बेगम साहिबा को बहुत शदीद अलालत में छोड़ के। तो मियाँ साहब को तो वो ले गए जेल में, मरियम को भी ले गए। तो मैंने बाद में जब मेरी मुलाकात हुई मियाँ साहब से जेल के अंदर ही, तो मैंने पूछा मियाँ साहब कैसा रहा फिर? फिर हम बिछड़ गए उस वक्त। तो कहने लगे कि बस वो ले आए, एक छोटी सी कोठरी थी, उसमें मुझे उन्होंने कहा जी कि यहाँ आप चले जाएं। मैंने देखा तो वहाँ ज़मीन पे एक फटी हुई दरी पड़ी थी, तो मैं उस पर लेट गया और सो गया, क्योंकि जहाज़ में आपको पता है मुझे नींद नहीं आई थी। यही कैफियत मरियम की थी। तो ये इन चीज़ों के आदी हैं। लेकिन नाक़िदीन मियाँ साहब के ये कहते हैं कि इन्हीं चीज़ों से घबरा के मियाँ साहब चले गए वापस और फिर मुड़कर आए नहीं। देखें, एक चीज़ यशफीन रिकॉर्ड पे रहनी चाहिए, जिस शख्स के पीछे आप ताक़ुब करना शुरू कर दें, इस्टेब्लिशमेंट उसका शिकार करना शुरू कर दे, अदालतें उसका शिकार करना शुरू कर दे, उसके लिए आप जाए पनाह ना छोड़ें कोई। उसको तो दीन भी कहता है ना कि हिजरत करो यार, निकलो इससे, हमारा दीन भी ये कहता है। अब जब उनके लिए आप इस तरह के केसेस बनाएंगे कि तुमने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, तुमने फलां चीज़ नहीं की। 500 के करीब लोग थे ना जिनके पानामा में नाम आए थे, नवाज शरीफ का नाम तो नहीं था उनमें, उन पे तो सिर्फ लेबल लगा ना। उन 500 में से किसको पकड़ा है आपने, किसको पूछा है आपने? तो एक शख्स को जब आप टारगेट करेंगे और उस शख्स को आप कहेंगे नहीं 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 तू जेल में रह, तू ज़मीन पे सोया रह, तुझे अगर जाए पनाह बाहर मिलती भी है तो तू मत जा, ये गैर इंसानी रवैया है। मुझे भी, अगर मैं भी महसूस करूंगा कि यार यहाँ मेरा जीना मुश्किल हो गया है, मैं भी निकलूंगा, हर जी शऊर आदमी निकलेगा। नहीं तो फिर ये तो आप अपने जो नाक़िदीन है उनकी जो राय है मियाँ साहब के बारे में, आप उसको तकवीयत नहीं दे रहे हैं? क्योंकि देखिए वो ये कहते हैं कि ये बीमारी उस वक्त हुई होगी, लेकिन बाद में उसको बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया गया और मियाँ साहब वापस नहीं आए। सियासत के अंदर तो कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है जो आप किसी अपने मुखालिफ के सर नहीं थोप सकते। मुझे आप कहेंगे तो मैं अपने मुखालिफिन पे जो भी इल्ज़ाम आप कहेंगे मैं थोप दूंगा। अब साबित करना तो मेरा काम नहीं है, वो आप फिर दूसरों से पूछिए जी कि इरफान सिद्दीकी साहब तो ये कह रहे थे आपके बारे में। मियाँ साहब के हवाले से ये कहना, देखिए ना, जो शख्स 99 की मैं बात करता हूँ, वज़ीर आज़म हाउस से उठाया गया, गाड़ी में बंद किया गया, एक जगह पहुँचाया गया, रात को 3 जर्नैल आते हैं और कहते हैं इस पर साइन करो, वो कहता मैं नहीं करता।
ओवर माई डेड बॉडी, उनके आखिरी अल्फाज थे, और उन्होंने उठा के फेंक दिया। वो मारा भी जा सकता था, कत्ल भी किया जा सकता। इज ए ब्रेव मैन। आपकी पॉलिटिक्स के अंदर इस वक्त अगर कोई शख्स ऐसा है जो इन हरबों का मुकाबला करना जानता है, वो कभी झुका नहीं है, कभी गिरा भी नहीं है, कभी इनकी मन्नत समाजत भी नहीं की है। देखिए, किसी एक पेशी पे उन्होंने कहा हो जी कि मुझे इस्तिस्ना चाहिए, उन्होंने सारे 200 पेशियां यहाँ भुगती हैं। मैं हर पेशी पे जाता रहा हूँ। जो शख्स पेशियां भुगत सकता है, जेलें भुगत सकता है, जब वो मुशर्रफ साहब के दौर में गए थे तो 3 महीने पता ही नहीं था वो कहाँ है। सर, ब्रेवरी की वजह से जो अभी आपने एक डेफिनेशन या जो एक नक्शा खींचा है, तो वो तो फिर अब इस मौजूदा दौर में फिर इमरान खान पर भी मुझे अप्लाई करना चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे आपकी राय ले रही हूँ कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। ही इज आल्सो अ ब्रेव मैन। मैं तो राय उस वक्त कायम करूंगा ना कि जब वो बाहर आएंगे, उनका बिहेवियर देखेंगे, उनका रवैया देखेंगे, उनमें क्या तब्दीलियां आ चुकी हैं या नहीं आई हैं, या ये वहीं खड़े हैं जानते, तो फिर उनकी ब्रेवरी का अंदाजा होगा ना। अभी तो कुछ नहीं अंदाजा हो सकता। अभी तो हमें इतना ही पता चला है जी कि देसी मुर्ग जा रहे हैं और अच्छे खाने मिल रहे हैं। अब मियाँ साहब अब तो कहते हैं जी कि बेटों से बात भी कराओ, अदालतों ने हुक्म दिया। मियाँ साहब बैठे हुए थे कोर्ट के अंदर जब उन्हें इतला मिली कि बेगम साहबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वो यहाँ से परेशानी के आलम में निकले, गाड़ी में बंद करके ले गए। वो वहाँ जाके मन्नतें करते रहे। मुझे खुद वो कहते हैं कि मैंने कभी नहीं कोई रिक्वेस्ट नहीं की इनसे, लेकिन मैं उससे मन्नत करता रहा, समाजत करता रहा कि मेरी बीवी मरने वाली है, मेरी बात करा दो उससे। और 4 फ़ोन पड़े हुए थे उसकी टेबल पे, उन्होंने कहते नहीं कराई मेरी बात। मैं चला गया हूँ और 2 घंटे बाद आके कहते हैं जी कि आपकी बेगम का इंतकाल हो गया। तो ही इज़ ए ब्रेव मैन। वो उसने जो सितम काटे हैं इस मुल्क के अंदर, जितने जबर उस पर हुआ है, जितनी मुश्किलात से वो गुजरे हैं, ठीक है, खान साहब गुजर के आएंगे तो देखेंगे वो कुंदन बने या नहीं बने। नहीं बने। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके वो कुंदन बने कि नहीं बने। लेकिन आपने एक और भी बात अपनी गुफ्तगू में की। आपने कहा कि कारकुन जो है वो ज्यादा पुख्ता होता है एक जमात के साथ जब लीडरशिप को ऐसी चीजें फेस करता हुआ देखता है। पीटीआई का कारकुन पुख्ता हो रहा है आजकल के नहीं, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक ले लूँ मैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आके गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से, हमारे साथ मौजूद हैं। जो मौजूदा सूरत हाल है, बहुत सारे इशूज़ हैं, उन पर आपसे आपकी राय ले रही हूँ। सर, सवाल जो छोड़ा था, जो कुछ इस वक्त पीटीआई की लीडरशिप के साथ हो रहा है, क्या आप समझते हैं उनका एक तो कारकुन पुख्ता हो रहा है, दूसरा ये कहा गया और मुसलसल कहा गया कि वो मुल्क की मकबूल तरीन जमात है, 2.5 करोड़ नया वोटर ऐड हुआ है जिसमें मेजोरिटी यूथ की है, ये भी कहा गया कि वो प्रो यूथ और यूथ सेंट्रिक जमात है। आपको लगता है आने वाले इलेक्शन में ये सारे फैक्टर्स मिलकर उनको बहुत फायदा दे जाएंगे? देखिए, जो मैंने बात कही है उसमें कायमों में कि जब लीडरशिप पे सख्ती आती है, मुश्किल वक्त आता है, तो जो उनका कारकुन होता है, ख़ास तौर पे वो जो जज्बाती कारकुन होता है, वो पुख्ता होता है। ठीक है। लेकिन कारकुनों की एक बड़ी तादाद और लोगों की एक बड़ी तादाद जो मासिस के अंदर जाती है और गर्दिश करती है और बातें करती है, थड़ों पे बैठती है, दुकानों पे बैठती है, वो किसी न किसी तौर परफॉर्मेंस की तरफ चली जाती है। वो देखो जी, साढ़े मियाँ साहब ने है सड़क बनाती सी, साढ़े मियाँ साहब ने है एयरपोर्ट बनाता है, साढ़े मियाँ साहब ने इतनी सरमायाकारी लाया, सी पैक बनाता है। पीटीआई हैज़ नथिंग टू से। परफॉर्मेंस नहीं है टू शो। पीटीआई के कारकुन के पास उसे यहाँ बिठा दें और कहें कि नेम एनी वन थिंग विच गोज टू द क्रेडिट ऑफ योर लीडर, दे हैव नथिंग टू से। 4 साल के अंदर उनके पास कोई एक काम भी नहीं है। सो इज द केस विद पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी का मामला ये है कि उसने हमसे ज़्यादा हुकूमत की है। हमसे अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम से बात शुरू की जाए तो हमसे ज़्यादा हुकूमत की है। उनसे कहा जाए, भुट्टो साहब ने आइन दिया, बहुत बड़ी बात है। भुट्टो साहब ने हमारी एटमी तवानाई की बुनियाद रखी, बहुत बड़ी बात है। अवाम के अंदर बेदारी की लहर पैदा की, अवेयरनेस दी, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो बहुत माजी की बात हो गई, बहुत दूर बईद की बात है ना। जो आज की पीपल्स पार्टी है, मोहतरमा भी चली गई, जो आज की पीपल्स पार्टी है, इनके नामा अमाल में क्या है? अच्छा, पीपल्स पार्टी में मैं आती हूँ, एक ब्रीफ नहीं, मुझे थोड़ी सी बात करने दे। पीटीआई यहाँ 4 साल रही, 10 साल वो रही खैबर पख्तूनख्वा में। कोई नामा अमाल के अंदर कोई चीज़ नहीं है जो वो बता सके। पीपल्स पार्टी शायद 30-35 बरस से सिंध की हुक्मरान है। सिंध के हालात हर रोज़ आप सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं। लाड़काना में मैं गया हूँ, मैं वहाँ भी देख के आया हूँ। सो अगर परफॉर्मेंस पे आप जाएंगे ना, अब देखें ना, ए खड़ा है, बी खड़ा है, सी खड़ा है, पीटीआई भी खड़ी है, नून भी खड़ा है, पीपल्स पार्टी भी खड़ी है। मैंने वोट देना है, मेरी कितनी ही जज्बाती वाबस्तगी हो, मैं लम्हा भर को सोचूंगा कि यार कारकर्दगी किसकी इसने क्या किया है और इसने क्या किया है और इसने क्या किया है।
तो परफॉर्मेंस जो है ना ये मैटर करती। मुस्लिम लीग नून का जो 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 ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि वो इलेक्शन में जब भी गई है उसने कोई नारा नहीं लगाया कि जी हम रोटी देंगे या हम कपड़ा देंगे या हम मकान देंगे या हम 50 लाख घर बना। परफॉर्म किया आप कह रहे हैं। उन्होंने कहा ये हमारी परफॉर्मेंस है और लोगों ने कहा ठीक है भाई ये इसने परफॉर्म किया हुआ है, ये आइंदा भी करेगा। सर लेकिन मैं फिर भी ये सवाल करती हूँ आपसे, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे 16 महीने मिसाली इत्तेहाद हमने देखा, इत्तेहाद से निकलते ही आप एक दूसरे की पॉलिसीज पे जरूर क्रिटिसाइज करें, अलग सियासी जमातें जाहिर अपने अपने मंशूर है इलेक्शन लड़ना है, पर्सनल अटैक्स भी हमने देखा कि शुरू हो गए। आपने कहा कि पीपल्स पार्टी तो 85 में खत्म हो गई, बड़ी बुरी लगी है पीपल्स पार्टी वालों को ये बात। वो कहते हैं जी कब वो, बल्कि उधर से तो रिस्पॉन्स ये भी आया कि इरफान सिद्दीकी साहब से कहें कि जाग पंजाबी जाग का नारा अब नहीं चलना उनके हक में। मैं तो इन चीज़ों पर यकीन नहीं रखता। चूंकि बिलावल साहब ने, बिलावल की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो यंग पॉलिटिशियन है, बड़ा पोटेंशियल है उसके अंदर। मैंने तो जिसका हवाला भी उन्होंने टांट करते हुए दिया कि इन्होंने तो असेंबली में कहा था जी कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, तो मैं बिल्कुल उससे तवक्कुआत रखता हूँ, मरियम से बड़ी तवक्कुआत रखता हूँ। वो कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, नून लीग के फेवर में बाद में आते हैं, पहले इस पे आते हैं। बिलावल साहब का एक बयान आया था कि 2023 में, सॉरी 2013 में हमारा रास्ता रोका गया, पंजाब से हमें निकाला गया। मैंने उनकी तस्दीक की थी कि आप 2013 में नहीं निकले, आप तो 1985 से निकल गए थे। 1985 के बाद से आपकी हुकूमत नहीं बनी पंजाब। सो इतनी करेक्शन मैंने की थी। मैं कोई टांट नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ कि जमहूरियत के अंदर तमाम तर खराबियों के बावजूद, कमज़ोरियों के बावजूद, दो जमातें हैं, PMLN है और पीपल्स पार्टी है, जिन्होंने जमहूरी जिद्दोजहद की है, सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, कत्ल हुए हैं, मारे गए हैं, जेलें काटी हैं, जलावतनियाँ काटी हैं, और जमहूरियत इन दो जमातों के दम कदम से चल रही है। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाकी रहा इलेक्शन की अपनी सियासत होती है। मैं खड़ा हूँ PMLN से, आप खड़ी हैं किसी और जमात से, मैंने आपके बारे में कुछ कहना है, आपने मेरे बारे में। बिलावल बड़े एग्रेसिव है, वो कहते हैं मेरे हाथ खोलें, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, नवाज शरीफ के फेवर में सिस्टम सारा टिल्टेड है, रिग्ड है, बल्कि वो तो अब नाम भी आ रहे हैं जी, डॉक्टर तौकीर शाह इस सिस्टम में बैठे हैं, आहद चीमा इस सिस्टम में बैठे हैं, फवाद हसन फवाद, वो कहते हैं निगरान हुकूमत नून लीग की है। मैं आपको बताता हूँ, निगरान हुकूमत में अगर नवाज शरीफ खुद भी बैठे हो ना, शहबाज शरीफ खुद भी बैठे हो ना, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं उन्हें 2013 के इलेक्शन की बात करते हैं ना, वो 2013 में सदर कौन था? आसिफ सरदारी साहब थे, बड़े मजबूत सदर थे। आर्मी चीफ कौन था? अशफाक परवेज कियानी थे, जिनको वो एक्सटेंशन दे चुके थे और जिनके साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी उनकी। निगरान वजीर आजम कौन था? मीर हजार खान खोसो थे, जिनको खुद उन्होंने लगाया था। चारों सूबों के निगरान पीपल्स पार्टी के लगे हुए थे, पीपल्स पार्टी हार गई। तो इसका मतलब ये है कि निगरान कुछ भी हो, वोट जो है जिसको पड़ता है उसी को पड़ता है। PMLN का कोई एक कार्नर से भी PMLN का कोई बंदा नहीं था 2013 के इलेक्शन में, लेकिन ना आर्मी चीफ था उनका, ना सदर था उनका, ना निगरान थे उनके, लेकिन वो जीत गए। अगर आज भी वोटर बिलावल साहब के साथ है तो ना तौकीर शाह कोई रास्ता किसी का रोक सकता है, ना फवाद हसन रोक सकता है, ना कोई और रोक सकता है। हाँ, ये बातें ऑप्टिक्स के लिए या सियासत के लिए बहरहाल मानी रखती हैं, लोगों को अपील भी करते हैं कि हाँ यार ये ठीक कह रहा है, तो इस लिहाज से ठीक है, वो अपनी सियासत तो ठीक है बिल्कुल, लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ता। अच्छा, अभी आपने कहा कि कारकर्दगी आखिर में लोग देखते हैं कहीं ना कहीं, कुछ लोगों की राय इस वक्त ये है कि इस मुल्क में आखिर में जाके एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव सेल करता है, बाकी सारा कुछ पीछे रह जाता है। मियां साहब ने ग्रैंड मशावरती इजलास में जो गुफ्तगू की है, लोगों की एक राय है, ये ख्याल है कि शायद मियां साहब उस नैरेटिव को दोबारा से अलाइव करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन कैंपेन की हद तक। नहीं, मियां साहब तो कभी भी इस नैरेटिव से पीछे नहीं हटे। वो हर गुफ्तगू में ये बात ज़रूर करते हैं। यही चीज़ है जिसको हम मुख्तसर करते हैं ना, तो वो बनती है वोट को इज्जत दो। वो यही है कि जब आप वोट को कुचलते हैं, वोट आपको पड़ता है, जीत मैं जाता हूँ, तो मामला फिर बिगड़ते हैं। तो उन्होंने जो चीज़ 4 लोगों की बात की है, अब देखें ना यशवीन, 2017 को हम देखते हैं 6.1 पे हमारा GDP जा रहा है। IMF को मियाँ साहब कह देते हैं थैंक यू वेरी मच, वाहिद प्रोग्राम पूरा होता है। IMF स्टेटमेंट देता है जी कि आइंदा पाकिस्तान को हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टॉक एक्सचेंज आपका कहाँ जा रहा है, आपका डॉलर कहाँ रुका हुआ है, रुपए की कीमत कितनी मुस्तहकम है। 3% थी महंगाई, जो आज 28 और 30% है, 3% खित्ते में सबसे कम। उसको धक्का दे के आपने, जिन 4-5 लोगों ने धक्का दिया है, वो मुजरिम है या नहीं है?
उनमें से एक मुजरिम की एक्सटेंशन में क्यों वोट किया, फेवर में क्यों वोट किया मियां साहब की जमात ने? ये एक सवाल तो है ना सर, लोग कर रहे हैं। ये बिल्कुल सवाल है। क्यों किया? बिल्कुल सवाल है। गलती थी, बिल्कुल गलती थी, नहीं देना चाहिए था। और मियां साहब महसूस करते हैं कि ये फैसला गलत था। मैं भी कह रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि वो गलत फैसला था। जहाँ तक सिलेक्शन का ताल्लुक है, सिलेक्शन में तो आप किसी के माथा पढ़ नहीं सकते। तो वो तो 4 होते हैं, 4 में से एक को लेना है आपने। लेकिन मियां साहब की साइकी के अंदर इस तरह की एक्सटेंशन है ही नहीं। लेकिन हमने उस वक्त भी सुना कि डाइसेंटिंग वॉइस थी पार्टी में, मे बी आप भी शायद उनमें आवाजों में से एक हुए होंगे। क्यों आपकी लीडरशिप ने डाइसेंटिंग वॉइस को उस वक्त नहीं वेटेज दिया? जो मियां साहब तो वहां बैठे हुए थे, जो लीडरशिप यहाँ मामलात को देख रही थी, उसकी राय ये थी जी कि अब देखें ना, एक्सटेंशन वो हो चुकी थी। एक्सटेंशन हमने नहीं दी, एक्सटेंशन पीटीआई की गवर्नमेंट दे चुकी थी। अदालत में मामला गया तो अदालत ने कहा जी कि इसके बारे में कानून साजी कर लें। एक्सटेंशन हमने नहीं दी। सुन ले पूरी बात टेक्निकली मैं बता रहा हूँ ना कि जब वो कानून बना, हमने उस कानून के हक में राय दे दी, जो कानून हमेशा के लिए बन गया। लेकिन एक्सटेंशन देने के लिए ना हमसे किसी ने पूछा, ना हमसे किसी ने राय ली, ना हमारा वोट की जरूरत थी। वो पीटीआई का फैसला, तो पीटीआई फैसला कर चुकी थी। मामला खोसा साहब की अदालत में गया, खोसा साहब ने इसे फिर पार्लियामेंट में भेज दिया। पार्लियामेंट ने कहा जी कि चलें आइंदा के लिए इसको रेगुलराइज कर लेते। दैट वाज नॉट पर्टिकुलरली फॉर बाजवा साहब। तो इसलिए ये बन गया है कि जी बाजवा की एक्सटेंशन की हमने हमायत की। हमायत इन द सेंस एक्सटेंशन हो चुकी थी, हम मुखालफत करते या हमायत करते उस पर कोई फर्क नहीं पड़ना था। हमने उस कानून की हमायत करके अपना वजन गालिबन उस वक्त ये तासुर था कि बाजवा साहब की हमायत में डाला है, जो किसी हद तक दुरुस्त था। लेकिन ये कहना कि जी हमने एक्सटेंशन दी उनको, ये गलत है। सर अगर उस वक्त रेजिस्ट किया होता, ना वोट किया होता, तो शायद आज आप लोगों से ये सवाल ना हो रहा था ना कि आपका जो बेसिक नैरेटिव है उसके मुखालिफ ये सवाल ना हो रहा होता, ना मैं ये जवाब दे रहा होता। अगर हमारे 15, 20, 30, 40, 100 जितने भी वोट थे उसके खिलाफ पड़ जाते तो कानून ना बनता अगर सपोज, तो भी एक्सटेंशन हो गई थी। एक्सटेंशन पे तो कोई हरफे उस पे ज्यादा नहीं पड़नी थी। बिल्कुल ठीक है सर। निगरान सेटअप के ऊपर बड़ी तनकीद कहीं ना कहीं से आजकल उनकी कारकर्दगी पे, वो इतने बाइख्तियार ना होते अगर आप लोग अगेन कानून साजी करके उनको बाइख्तियार ना बना के जाते। मैंने 1-2 जगह पर प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी सुना कि कहा गया कि वो ओवरस्टेप कर रहे हैं अपनी बाउंड्रीज को, बहुत सारी चीजों के ऊपर। अब क्यों तनकीद की जा रही है? देखें, मैंने तो आर्टिकल भी लिखा है और मैं ज़ाती तौर पे फील करता हूँ कि ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये जो निगरान के हमने एक रोग पाला हुआ है ना, दुनिया में कहीं नहीं होता। 200 के करीब ममालिक हैं, कहीं नहीं है। जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है वो ये निगरान के मोड में चली जाती है, उसके इख्तियारात महदूद हो जाते हैं। इंडिया में होता है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, जैसे भी बड़ा बाइख्तियार है सर। हमारा भी बाइख्तियार है। ये गलत बात है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो उनसे भी ज्यादा बाइख्तियार है। वो अपना इख्तियार एक्सरसाइज करे। अगर आज वो कहता है जी कि आप कैसे कर रहे हैं ये प्राइवेटाइजेशन पीआईए की, इलेक्शन कमीशन अगर ये कहता है, या नैब से कहता है जी ये क्या तुमने धंधा खोल लिया है, हम इलेक्शन करा रहे हैं और तुमने ये पिटारा एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया, दे कैन से इट, दे कैन स्टॉप। नहीं, क्यों का जवाब तो स्पेस नहीं, मतलब आपको लगता है स्पेस नहीं है कि वो अपने आप को असर्ट नहीं कर सकते? इस कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सिस्टम जो निगरानों का है, ये सिर्फ एक मकसद के लिए बनता है, टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन। उसके असिस्टेंट के तौर पे काम करते हैं ये। अगर ये पिंडोरा बॉक्स खोलते हैं, दूसरी चीज़ों का करते हैं, अच्छी नीयत से कर रहे होंगे, मामलात को सुलझा रहे होंगे, और मैं समझता हूँ ज़रूरत भी है उनकी। एक इदारा अगर आपको तबाही और बर्बादी के दाने पे ले आया और अब हर रोज़ करोड़ों अरबों रुपए उसको उसमें झोंकते हैं, ऐसी भैंस है जो आपको दूध का एक कतरा नहीं दे रही और चारा खाए जा रही है, दें उसको कसाई को। इलेक्टेड गवर्नमेंट से तो नहीं दिया गया, यही दे दें। इलेक्टेड गवर्नमेंट के मसाइल, इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जाना होता है लोगों के पास। इन्होंने नहीं जाना। इन्होंने तो जो करना है करके घर चले जाना है ना। इलेक्टेड गवर्नमेंट के हाथ बंधे होते हैं, पाँव में बेड़ियां होती हैं, उन्हें फिर लोगों के पास जाके वोट लेने होते हैं, तो इसलिए उनकी मजबूरियां होती हैं। उन्हें भी कर देना चाहिए था। बिल्कुल कर देते। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती, आपको फिर किसी और नशिस्त में ज़हमत देंगे मजीद बात करने के लिए नशिस्त पे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के इस हिस्से में बहुत से अहम इशूज़ पर हमने उनसे उनकी राय लेने की कोशिश की। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ जी। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में कुछ बात करते हैं कराची से जुड़े कुछ मामलात की। हम ये देख रहे हैं
रहे हैं कि कराची में भी जो वहाँ की पॉलिटिक्स है उसमें कहीं पर जमात इस्लामी वर्सेस पीपल्स पार्टी, फिर जमात इस्लामी वर्सेस MQM, ये कोई ना कोई मामलात हैं जो देखने को मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में एक पार्क के इफ्तिताह को लेकर हमने देखा कि एक तनाज़ा सा फिर से खड़ा हुआ, जिसमें जहाँ पे गवर्नर सिंध ने जाना था इफ्तिताह के लिए और बकौल उनके वहाँ पर जमात इस्लामी के कारकुनान मौजूद थे, नारेबाजी की गई। उन्होंने अपनी तनकीद करते हुए जमात इस्लामी के ऊपर ये कहा गया कि वो पीपल्स पार्टी की बी टीम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑल्दो कुछ ही अर्सा पहले हमने पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी को भी एट ऑड्स देखा था। एंड एट द सेम टाइम कुछ इस पर भी बात करेंगे कि जो इस वक्त मुल्क में माशी सूरत हाल है उसको भी जमात इस्लामी कहीं ना कहीं जो एहतजाज है उससे जुड़ा उसको लीड करने की कोशिश में दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ डेट्स के ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट की कॉल्स भी दी गई हैं, वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगी माशी सूरत हाल की बेहतरी में, कुछ इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम के हिस्से में जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा हाफिज नईमुर रहमान साहब मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। मैं सर सबसे पहले तो ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या पाक का तनाज़ा है? गवर्नर साहब गए वहां पर इफ्तिताह करने के लिए, वो कहते हैं जी आपने अपने कारकुनान भेज दिए, वहां पर बदमज़गी जो है वो पैदा करने की कोशिश की गई जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। वो कहते हैं ऐसा लग रहा है किसी और जमात की बी टीम बनी हुई है जमात इस्लामी इस वक्त। अच्छा देखिए, बहुत सीधी सी बात है, इसमें किसी के ना ज़ात का मसला है और ना किसी पार्टी का मसला है। एक पार्क्स और ग्राउंड्स ये जुरिडिक्शन में आते हैं मुंतखब टाउन्स के, और वहाँ नॉर्थ नादवाबाद टाउन में जमात इस्लामी के मुंतखब टाउन चेयरमैन मौजूद हैं। वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जीता है, वो मौजूद हैं। अब उस पार्क के जो ग्राउंड है जेफको ग्राउंड, वो उसमें हुआ ये था कि पिछले कई साल से वहाँ एक कंपनी का वो लगा हुआ था, प्लांट उन्होंने बनाया हुआ था, जिसके नतीजे में बिल्डिंग मटेरियल वहाँ पर होता था, डस्ट उड़ती थी, पूरे अहले मोहल्ला बर्बाद हो रहे थे, उनमें बीमारियां लग रही थीं। उस पर जमात इस्लामी ने एक तवील तहरीक चलाई और बड़ी मुश्किल से जाकर कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद फिर बैठकर बात की और वहाँ से FWO वालों ने अपना वो जो क्रशिंग प्लांट था वो ख़त्म किया। पूरी एफर्ट जमात इस्लामी ने की। उस वक्त बल्दियाती इंतखाब भी नहीं हुआ था। हाँ। ये सब हो गया तो अब जाहिर सी बात है कि टाउन का डोमेन है कि वो उस ग्राउंड को बहाल करे, वहाँ पर पिच बनाए, वहाँ पर ग्रास लगाए, वहाँ पर काम करे। हुआ यह है कि रऊफ सिद्दीकी साहब से कुछ पुरानी तारीख में कोई एक मुआहिदा कि जिसमें जो कि अब वैलिड भी नहीं है, वो MQM के ज़माने में कभी कर लिया था कि उनका कोई चिड़ियाघर है उसको वो यहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं और उससे पैसे कमाना चाहते हैं, जो कि ऑलरेडी उन्होंने फेडरल एरिया में पैसे कमा रहे हैं। तो अब जो गवर्नमेंट के पार्क हैं या अवाम के पार्क हैं वो कानून के मुताबिक अवाम की मिल्कियत हैं, मुंतखब आदमी उसको देखेगा। अब अचानक से गवर्नर साहब का फ़ोन आया मेरे पास कि मैं तो इफ्तिताह करने जा रहा हूँ, और मैं उनसे कहूँ कि भाई आप गवर्नर हैं, आप कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बन के ये काम कर रहे हैं। मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि आप ना जाएं, बदमज़गी होगी, और हम आपको गवर्नर की हैसियत में अलग से बुला लेंगे, टाउन की तरफ से इनवाइट करेंगे, आप टाउन को बाईपास करके जाएं, आपका मनसब नहीं है। दो बात, अगर इसके अलावा कोई बात हो तो साहब का ये कहना है कि उन्होंने कॉल नहीं की, उनको कॉल आई थी इफ्तिताह के लिए। एक तो इस पे कमेंट कीजिएगा। दूसरा वो आप पर सर खासा बरसे हैं कल, वो कहते हैं जी कि हम नादरा को खत लिख देते हैं कि इनके नाम के साथ मेयर का इजाफा कर दें ताकि हाफिज साहब का गुस्सा थोड़ा कम हो जाए, बेहतरी आ जाए उसमें। भाई गुस्से की भी बात नहीं है, और मैं इस वक्त कोई ऐसी किसी ब्लेम गेम में जाना भी नहीं चाहता। इंटरनेशनल तरीका है, दुनिया में मालूम, साइंस का दौर है, कॉल लॉग चेक कर लें, मैंने कॉल की थी या उन्होंने कॉल की थी, पता चल जाएगा। वो तो खैर मैं उसमें नहीं जाता। मैं मान लिया कि चलो वो कह रहे हैं ना, तो कॉल पे बात क्या की थी, ये है ना असल बात यही की थी ना कि आपका ये मनसब नहीं है कि आप पूरे सिस्टम को बाईपास करके एक पार्टी के वर्कर के तौर पर बिहेव करें, यही बात की थी ना। उनको मान लेनी चाहिए थी, सबकी इज्जत थी इसमें। अब वहां पर बदमज़गी हुई, वो अवाम थे, जमात इस्लामी के कारकुन नहीं। भाई लोगों ने बड़ी मुश्किल से तहरीक चलाकर वो क्रशिंग पॉइंट प्लांट खत्म करवाया था वहां से, इस पार्क को नहीं, बल्कि वो ग्राउंड है, मैं फिर कह रहा हूँ वो पार्क है ही नहीं, ग्राउंड है, उस ग्राउंड को बहाल करवाया था। अब उस पर जब काम शुरू करना, अब टाउन की जिम्मेदारी है, वो करेगा। तो आप जबरदस्ती इस काम को करने की कोशिश करेंगे तो आवाम तो रिएक्ट करेंगे ना। और आपकी वैसे भी जो है ना, जाहिर है MQM को लोग पसंद नहीं करते। माजी का तजर्बा इसी नॉर्थ नाज़िमाबाद में तकरीबन आधे से ज्यादा पार्कों पे MQM ने कब्जा करके चाइना कटिंग कर दी। चाइना कटिंग मास्टर थे ना 2001 से 2005 तक, उन्होंने पार्कों पे कब्जा करके चाइना कटिंग कर दी। सुप्रीम कोर्ट में केस चलता रहा। जमात इस्लामी की तरफ से दिए जाने वाले मुख्तलिफ औकात में एहतजाज की कॉल्स, कराची के अंदर भी जो सारे मामला हैं वो आप ही देखते हैं, कराची के सारे इशूज़ को जमात इस्लामी के। सर ये जो मुसलसल एहतजाज की कॉल बिजली के बिलों के ऊपर, महंगाई के ऊपर, मईशत के ऊपर, सर एक तो ये कि आपको नहीं लगता जमात इस्लामी केयर टेकर सेटअप के साथ ये ज्यादती कर रही है? इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है सर। माजी की इलेक्टेड गवर्नमेंट जो मुआहदे करके गई है, ये बेचारे तो उस पर अमल कर रहे हैं, उस पर आप लोग भी लोगों को सड़कों पर निकालने की बातें करना शुरू कर देते हैं।
नहीं, इतने मजलूम नहीं है जितना आप बनाकर पेश कर रही हैं। ये पैसे बढ़ाकर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये जालिम है, मजलूम नहीं है। इनके पास मैंडेट अगर कम करने का नहीं है तो बढ़ाने का भी नहीं है। अगर बढ़ाने का है तो फिर कम करने का भी है। दूसरी बात यह है कि जो IMF जिसको ये बुनियाद बनाकर ये काम कर रहे हैं, उसको बुनियाद बनाकर ये कह रहे हैं कि साहब हमें लाजमी पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है, तो एहतजाज हम इसलिए कर रहे हैं कि इनका रास्ता रोकें, वरना ये बर्बाद हो जाएंगे, सब लोग तबाह हो जाएंगे। लोग अपने बच्चों को स्कूलों से निकाल रहे हैं और बदतरीन सूरत हाल का इस वक्त जो है वो शहरी शिकार हैं। तो हम उनसे ये कह रहे हैं कि आप जागीरदारों पर टैक्स क्यों नहीं लगा रहे? वो भी तो IMF कहती है आपसे। आपने 4 अरब रुपए जमा किए हैं, जिनकी जागीरें यानी जो 40% जागीरों पे काबिज 4% लोग हैं, उन पे आपने टैक्स ही नहीं लगाया हुआ, या लगाया हुआ है तो आप उससे जमा ही नहीं कर रहे। और तनख्वाहदार तबका 264 रुपए का टैक्स दे। पेट्रोल के नाम पर आप सैकड़ों अरब रुपए पाकिस्तानी कौम से, गरीबों से, मिडिल क्लास ये जो सारी बदहाली, जो सारी और अभी परसों इस केयरटेकर गवर्नमेंट ने सुने मेरी बात सुने, ये तो इख्तियार रखते थे ना कि जब इनके पास काबीना में ये बात आई कि ये पेट्रोल जो फ्री मिल रहा है और बिजली फ्री मिल रही है, इसको खत्म कर दिया जाए, तो काकड़ साहब ने इसको रिजेक्ट क्यों किया? मुझे बताइए आप। यानी मराहत याफ्ता तबके को मराहत देने के लिए इख्तियार है, गरीब लोगों को थोड़ी सी सहूलत देने के लिए आप तैयार नहीं है। तो एहतिजाज ना करें तो घर बैठे रहें ताकि मजीद बर्बाद करें। अच्छा, आखिर में ये जरूर कह दीजिएगा, ये जो अभी आप जितनी बदहाली की तरफ इशारा कर रहे हैं कि मईशत में बहुत खराबी है, बहुत मामलात खराब हैं, सर आप शटर डाउन करवाते हैं, आप पहिया जाम करवाते हैं, आपको नहीं लगता कि वो शटर डाउन, पहिया जाम अगर उतना इफेक्टिवली हो जाए जितना आप चाहते हैं, तो उससे भी मुल्क की ऑलरेडी जो बीमार मईशत है उसकी बीमारी में इजाफा होगा, कमी तो नहीं होगी? तो आप तो हिस्सा डाल रहे हैं। नहीं, इस दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो पुरअमन तरीके से शटर डाउन हो उसका मईशत के ऊपर बहुत खराब असर होता है। लोग शटर डाउन करते क्यों? देखें, कराची से लेकर खैबर तक, सुने मेरी बात, खैबर तक एक गमला भी नहीं टूटा, एक पत्थर भी नहीं गिरा, एक गोली भी नहीं चली। और अगर पूरे पाकिस्तान ने सिराजुल हक साहब की अपील पर शटर डाउन किया, और कराची में उससे एक दिन पहले भी हड़ताल थी, और उसके बाद उससे ज्यादा बेहतर हड़ताल हुई, तो इसका मतलब यह है कि लोगों ने अपनी आमादगी से कही। कोई अपना कारोबार खुद तबाह नहीं करता। सर मेरे पास या तो हम वो पुरानी वाली एमक्यूएम की तरह जिसका तस्करा होता है ना, ये जो आप कह रहे हैं नहीं होता, नुकसान, माली नुकसान तो होता नहीं होता है, लेकिन उस नुकसान से बेहतर है जो बर्बाद कर देते हैं हम पर पेट्रोल पंप। ये जो बदहाली है मईशत की, उस पर कहीं ना कहीं अपनी इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे हैं सर आप लोग, आप भी फायदा उठा रहे हैं। नहीं, देखें, बात यह है कि एक तो बात यह है कि इलेक्शन तो अभी आज बात चल रही है ना अनाउंस होने की, लेकिन हम तो बहुत पहले से तहरीक चला रहे हैं। ये जो हम कराची में 7 साल से 8 साल से लगे हुए हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। हम जो धरना दिया था सिंध असेंबली पे इलेक्शन के लिए दिया था। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि अगर इलेक्शन में जमात इस्लामी जीतेगी तो पाकिस्तान का ही भला होगा ना। जमात इस्लामी के लोग तो पैसे नहीं बनाते ना, ये तो आप जानती हैं ना। जमात इस्लामी के लोग तो अपनी जायदादें नहीं बनाते। आप देखें कि जो लोग यहाँ पर मफादात हासिल करते हैं इलेक्शन से, वो तो अपने बच्चों को बाहर पढ़ाते हैं। मौका मिलता है और हमारे खर्चे पे पढ़ाते हैं। बाहर पढ़ाना मसला नहीं है। मेरे पास खत्म हो गया, वरना मैं आपसे मजीद जरूर बात करती। आपका बहुत शुक्रिया। ज्यादा अहम ये था कि इस वक्त जो एक कराची में हमें दोबारा से कोई रिफ्ट दिखाई दे रही है, उस पर आपसे आपकी राय जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। किसी और नशिस्त में कराची के इशूज पे भी हम तफसील से बात करेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।